जिसको बोला जाता है एबनॉर्मल मोलर मास, और उसके साथ हम लोग कंटिन्यू करेंगे वेंट हॉफ फैक्टर। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। वेंट हॉफ फैक्टर या एबनॉर्मल मोलर मास पढ़ने से पहले तुम्हारे को 4 क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में पता होना जरूरी है। नहीं पता तो मेरी पिछली वीडियो जाके गो थ्रू करो, तब तुम्हारे को इजी रहेगा समझने में। ठीक है, अब बात करें क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। हम लोगों ने जब क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी स्टार्ट की थी, उसकी मैंने सबसे पहले एक डेफिनेशन बोली थी। जितनी भी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज हैं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट या ऑस्मोटिक प्रेशर, चारों के चारों क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज किसके ऊपर डिपेंड कर रही थी? नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट। तुम कितना सॉल्यूट डाल रहे हो एंड उसकी कंसंट्रेशन। ठीक है, फिर से रिपीट करने की जरूरत है तो अपने चीज दिमाग में एक चीज बिठाओ, कंसंट्रेशन के ऊपर और कितने नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स ऐड कर रहे हैं हम किसी एक सॉल्यूशन में, हमारी चारों की चारों क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी उस पर डिपेंड करती थी। जितने ज्यादा सॉल्यूट पार्टिकल्स हम लोग बढ़ा रहे थे, उतना ही मेरा वेपर प्रेशर कम होता जा रहा था। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। जितना ज्यादा सॉल्यूट पार्टिकल हम लोग बढ़ा रहे थे, मेरा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा था। जितना ज्यादा नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, उतना ही ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट। जितना ज्यादा नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, उतनी ही फ्रीजिंग, उतने ही किसी चीज को फ्रीज करना लेट हो जाता था। लाइक अगर कोई चीज 0 डिग्री सेल्सियस पर फ्रीज हो रही, वो -10 पर फ्रीज हो रही थी। ऐसे ही ऑस्मोटिक प्रेशर था। ठीक है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स एंड योर कंसंट्रेशन। और दूसरी चीज, जितनी भी हम लोग क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे, उसमें हम लोग मोलर मास निकाल रहे थे सॉल्यूट का। जितनी भी तुम्हारी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज थी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई थी नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स ने। ठीक है, नेचर ने नहीं, तुम जो मर्जी डाल रहे हो, नेचर ने नहीं, सॉल्यूट पार्टिकल्स ने। दूसरी चीज कंसंट्रेशन, राइट। और जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज थी, उनमें हम लोग फाइंड आउट कर रहे थे मोलर मास सॉल्यूट का। ठीक है, ये चारों क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज का कंक्लूजन था। फाइन, अब यहां पर एक ट्विस्ट आता है। हमने तो एक थ्योरेटिकली न्यूमेरिकल सॉल्व किया क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी का। मैंने तुम्हारे को बोला, ये मैंने तुम्हारे को न्यूमेरिकल दिया है, तुम इसको कैलकुलेट करके दो। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का न्यूमेरिकल दे दिया, उसको सॉल्व करो। इसका दे दिया मैंने, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का दे दिया। तुम तो अभी तक क्या कर रहे थे? हम तो बोर्ड पर, हम तो कॉपी पर सॉल्व कर रहे थे, कैलकुलेशन कर रहे थे, एक्सपेरिमेंट तो नहीं कर रहे थे, है ना। कॉपी पर दे दिया टीचर ने, तुमने तो कैलकुलेट कर दिया। अब यहाँ पर क्या दिक्कत आई? तुमने जब वही सारी वैल्यूज उठाई, उतना ही फिक्स्ड मास उठाया सॉल्यूट का, वही सॉल्वेंट उठाया, सारा कुछ वही कैलकुलेट किया कॉपी पर, उसमें मोलर मास का mb, मोलर मास का आंसर जो कॉपी पर सॉल्व किया वो कुछ और आया, और वही सेम वैल्यूज उठाकर तुम अपनी केमिस्ट्री की लैब में कैलकुलेशन कर रहे हो। तुमने यहाँ पर एक चीज नोटिस की भाई, जब हम घर पर कर रहे थे तो मेरा मोलर मास का आंसर कुछ और आ रहा था। जब मैंने एक्सपेरिमेंटली किया तो मेरा मोलर मास का आंसर ही कैलकुलेशन कुछ और आ गई। मतलब यार थ्योरेटिकली जो मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ मोलर मास कैलकुलेट करने के लिए, उसका कुछ और आंसर है, बट वही सारी चीजें उठाई,
वही सॉल्यूट उठाया, वही नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स उठाए, मतलब उतने ग्राम का ही सॉल्यूट उठाया, वही सारी चीजें उठा के जब तुम केमिस्ट्री की लैब में गए तो तुमने देखा भाई ये तो गैप आ गया, डिफरेंस है, मैम के पास से कुछ और आ रहा है बट एक्सपेरिमेंटली कुछ और आ रहा है। अब कौन गलत कौन सही, समझे मेरी बात को? यहाँ पर क्या ट्विस्ट आया, मतलब यहाँ पर कुछ तो कैलकुलेशन करते हुए, कुछ तो थ्योरेटिकली कैलकुलेशन करते हुए एबनॉर्मैलिटी आ गई, कुछ तो गड़बड़ आई, ठीक है, उसको बोला गया एबनॉर्मल मोलर मास। फिर से सुनो, थ्योरेटिकली कॉपी पर लिख रहे थे, मोलर मास कैलकुलेट कर रहे थे, न्यूमेरिकल कैलकुलेट कर रहे थे, तो मोलर मास का आंसर कुछ और आया। जब वही चीज पे एक्सपेरिमेंट किया, मोलर मास कुछ और निकल के आया। इतना गैप क्यों? यहाँ पर that one is known as abnormal molar mass, यहाँ पर आई abnormality। क्या क्लियर है? ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ, इसको तो मैं इरेज कर रही हूं। फिर जो भी हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे उसमें मैं उठा रही थी नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, है ना? हम लोगों ने जितनी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं उनमें हम लोगों ने नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट उठाया है। अब ये जो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट होते हैं ना, जिसकी मैंने तुम्हारे को एग्जांपल उठाई थी NaCl की, या मैं बात करूं अभी यूरिया की, या मैं बात करूं शुगर की, यही तीन वर्ड हम लोग यूज कर रहे थे, ठीक है? ये तीनों चीजें नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है। अब ये जो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है ना, ये फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक इलेक्ट्रोलाइट और एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मैं अभी एग्जांपल लिख रही हूँ यूरिया। इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करूं तो KCl, NaCl, Na2SO4, ठीक है? अब यहाँ पर क्या चीज है, हम लोग 10th में पढ़ के आए हैं इलेक्ट्रोलिसिस, NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ा था ना। NaCl को तोड़ना इज वन ऑफ द डिफिकल्ट थिंग, और हम उसमें क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। NaCl लिया, उसको पानी में डाला, तो NaCl जो था, NaCl दो हिस्सों में टूट गया, ठीक है? अब जो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक इलेक्ट्रोलाइट, एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट। बड़े ध्यान से इस चीज को समझना। अब मैंने क्या किया, सॉल्यूशन में नमक डाला, पानी में नमक डाला। जब मैंने पानी में नमक डाला तो वहां पर जब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो मैंने तो 1 मोल नमक का डाला, ठीक है, 1 पार्टिकल डाला नमक का, मगर वो पानी में जाते दो हिस्सों में टूट गया, ठीक है? मैंने तो 1 डाला नमक का, राइट? नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स कितने डाले, 1 डाले, बट जैसे ही उसको पानी में डाला तो 1 कितने में बदल गया, 2 में बदल गया। यही KCl की बात करूं, मैंने तो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल कितने उठाए KCl के, 1 उठाए, बट जैसे इसको वाटर में डाला ये तो कितने बन गए, 2 बन गए, ठीक है? थ्योरेटिकली तो क्या था भाई, मुझे तो NaCl का 2 ग्राम दे दिया, मैं तो उसको एज इट इज थ्योरेटिकली कैलकुलेशन कर रही हूँ, बट एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ, मैंने तो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल डाले कुछ, वहां पर जाके कुछ और बन गए, ठीक है? 1 डाले 2 बन गए, 2 डाले 1 बन गया,
मतलब या तो टूट रहे हैं अंदर जाके या जुड़ रहे हैं। मगर नॉन इलेक्ट्रोलाइट की बात करें, अगर मैंने यूरिया डाला, इसमें तो इलेक्ट्रोलाइट्स जो है वो पानी में जाके या तो टूटेंगे या जुड़ेंगे, ठीक है। पानी में जाके इलेक्ट्रोलाइट्स एक ट्विस्ट क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। मगर जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, जो यूरिया है, यूरिया में कोई चेंज नहीं आया था। जो कैलकुलेशन तुम कॉपी में कर रहे थे यूरिया को लेके, वही तुम्हारे पास एक्सपेरिमेंटली आंसर आ रहा था। कोई गैप नहीं आया, कोई डिफरेंस नहीं आया। मतलब अगर मैंने यूरिया को पानी में डाला तो ना तो यूरिया टूटा ना किसी और के साथ जुड़ा, ठीक। नॉन इलेक्ट्रोलाइट ऐसे नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं जिसको तुम जब सॉल्यूशन में डालते हो वो एज इट इज ही मिक्स हो जाते हैं। वो ना तो टूटते हैं ना वो जुड़ते हैं। मगर ट्विस्ट कौन क्रिएट करता है तुम्हारे पास? इलेक्ट्रोलाइट्स ट्विस्ट क्रिएट करते हैं। कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स टूट जाते हैं और कुछ जुड़ जाते हैं। मतलब केमिस्ट्री की भाषा, इलेक्ट्रोलाइट्स दो तरह के होंगे, एक जो डिसोसिएट होंगे और दूसरे जो एसोसिएट होंगे। जो डिसोसिएट होंगे वो टूटेंगे, जो एसोसिएट होंगे वो सेल्फ कॉम्बिनेशन बना लेंगे, ठीक है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट का तो कोई किस्सा नहीं है इतना, वो तो बेचारे शरीर से है, जैसे डाला वही घर पर कैलकुलेशन आई, वही एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेशन आई। दिक्कत किसने अब क्रिएट कर दी? इलेक्ट्रोलाइट्स ने दिक्कत क्रिएट कर दी, ठीक है। इसको मैं इरेज कर रही हूं। फर्दर जो इलेक्ट्रोलाइट्स थे वो निकल के आए दो तरह के। एक जो होंगे डिसोसिएट, मतलब जो टूटेंगे, एक होंगे जो एसोसिएट, जो जुड़ जाएंगे, ठीक है। टूटने वाले इलेक्ट्रोलाइट की एग्जांपल है KCl, जो कैसे टूटा? K+ और Cl नेगेटिव में। NaCl, राइट। अब अगर इसकी बात करें, नाइन्थ उठाते हैं, SO4 के ऊपर 2 नेगेटिव का चार्ज होता है, SO4, ठीक। एसोसिएट की बात करें तो तुम्हारे पास आया एसिटिक एसिड, ठीक है। तुम्हारे पास आया बेंजोइक एसिड, राइट। एसिटिक एसिड अपने साथ ही जुड़ जाता है, ठीक है। जो CH3COOH ये अपने साथ ही जुड़ जाता है बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट्स दो तरह के आए, एक जो डिसोसिएट करेंगे, जो टूटेंगे, एक जो एसोसिएट करेंगे। यहां पर तो कितने नंबर ऑफ सॉल्यूट डाला मैंने? एक डाला, आगे कुछ नहीं है तो एक डाला, तो इसके कितने नंबर निकल के आए? डाला एक, आए कितने? 2 आए। डाला एक NaCl, कितने नंबर ऑफ सॉल्यूट डाले? एक डाले। बट जब एक्सपेरिमेंट करने लगे तो तुम्हारे पास 2 आ गए। अब इसकी बात करें, डाला तो एक, बट जब एक्सपेरिमेंट किया तो यहां पर Na 2 बन गए और SO4 1 बन गए, तो इसका N चेंज हो गया, बदल गया। इसमें क्या होगा? डालेंगे एक, आधे की तरह बिहेव करेगा, डालेंगे एक बट आधा सेल्फ बॉन्ड बना लेगा, आधा ही यूज होगा इसमें, ठीक है। एक डाला तो आधा रह गया, एक डाला तो डबल हो गया, एक डाला ट्रिपल हो गया। नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स डिसोसिएट में नंबर ऑफ सोल्यूट बढ़ता है, एसोसिएट में
के रख लो और अपनी बुक की ना साइड पर ही लिख लेना, क्योंकि लास्ट में तुम्हारे साथ एंड तक तुम्हारे साथ एनसीईआरटी ही चलती है, ठीक है। अपनी बुक में ही जहां पर एब्नॉर्मल मोलर मास है ना, वहीं पर ये टेबल बना के रख लो, ठीक है। तुम इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए रिकॉल करते हैं हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक। सबसे पहले कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर, यही फॉर्मूला था P नॉट A माइनस PA अपॉन P नॉट A इज इक्वल टू XB। XB मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, del TB is equal to KB into M, depression in freezing point del TF is equal to KF into M, osmotic pressure pi is equal to CR, ठीक है। अगर मैं बात करूं रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर, तो हम क्या यहाँ पर XB क्या है, ये है मेरे पास मोल फ्रैक्शन की कहानी, ठीक है। इसमें हम लोग मोलालिटी पर काम करेंगे, इसमें मोलालिटी पर ये आई मोलैरिटी, ठीक है। अब जो हमारे पास इतना गैप आ रहा था, पीछे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कैलकुलेट करे तो कुछ और आंसर आ रहा था, ठीक है। एक्सपेरिमेंट कैलकुलेट किया, जब इलेक्ट्रोलाइट डाला तो कुछ और आंसर आ गया। यहां पर हमारे पास आए वेंट हॉफ, ठीक है। उन्होंने क्या बोला कि भाई ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तुम क्या करो, यहां पर एक आई दे रहा हूं मैं, एक सिंबल दे रहा हूं आई, उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना, आई के साथ मल्टीप्लाई कर देना, तो तुम्हारे पास क्या होगा, जो तुम अपनी नोटबुक पर आंसर लिख रहे हो और जो तुम्हारा एक्सपेरिमेंट में आंसर आ रहा है, दोनों सेम आ जाएंगे। रिलेटिव लोडिंग किया, एलिवेशन किया, डिप्रेशन किया, ऑस्मोटिक प्रेशर किया, मोल फ्रैक्शन का रोल था इसमें, इन दोनों में मोलारिटी था, इसमें मोलारिटी था, ठीक। हर एक का कंक्लूजन एक ही था, क्या निकालना है तुम्हारे को, MB निकालना है। MB मतलब बार बार रिपीट कर रही हूं मैं, मोलर मास सॉल्यूट का, ठीक है। तो वेंट हॉफ ने बोला ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, तुम क्या करोगे, नॉर्मल जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट निकाला ना, आई से मल्टीप्लाई कर दो, बोलो इतना क्लियर, और इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लिया जाएगा। फिर मैं तुम्हारे को वेंट हॉफ के बारे में बताऊं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, बोर्ड पर मैंने अब वेंट हॉफ फैक्टर का फॉर्मूला लिखा है, आई तुम्हारे पास है वेंट हॉफ फैक्टर, ठीक है। आई मतलब एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन में कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ओवरऑल ये फॉर्मूले हैं, मजा तब आएगा जब हम लोग न्यूमेरिकल पे इनको अप्लाई करेंगे। बहुत सिंपल सा मैंने शॉर्टकट सा बना के रख दिया है, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन में कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, या नॉर्मल मोलर मास अपॉन में एब्नॉर्मल मोलर मास। अब ये नॉर्मल मोलर मास क्या होगा, तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम लोग MB निकाल रहे हो, मैं पढ़ा लिख देती हूँ यहाँ पर, तुम MB कैलकुलेट कर रहे हो, है ना। तो 1000 into KB into WB अपॉन में del TB into WA, यही कर रहे थे। अब मैंने उठाया KCL, KCL में जो हम लोग बचपन में मोलर मास कैलकुलेट करते थे 9th में, इवन हम लोगों ने नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए भी गिवन मास अपॉन में मोलर मास निकाल रहे थे, वो भी एक मोलर मास था। और इनमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में भी हम मोलर मास निकाल रहे हैं। बड़े ध्यान से मेरी बात सुनो, जो हम लोग KCL की बात करें ना, जो हम लोग ये उठाते 39.5 और 35.5, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 75, यही कर रहे हैं, है ना। जब नंबर ऑफ मोल्स मतलब गिवन मास अपॉन में मोलर मास, वो मोलर मास ऐसे ही निकाल रहे थे, तो ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में कौन सा मोलर मास आ गया, KCl एक सॉल्यूट ही है,
ये नॉर्मल है। ये जो मोलर मास है ना, जो बचपन से करते आए हैं, वो नॉर्मल है, और सही था वो, ठीक है। और ये वाली क्या चीज आ गई, ये है मेरे पास एबनॉर्मल मोलर मास। जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से हम लोग मोलर मास फाइंड आउट कर रहे हैं, वो एबनॉर्मल है। जो बचपन से करते हुए आते हैं, मतलब हम नॉर्मल थे, ठीक है। जो बचपन से मोलर मास कैलकुलेट करते हुए आ रहे हैं, वो नॉर्मल हम लोग कर रहे हैं, ढंग से कर रहे थे, ये एबनॉर्मलिटी आ गई, ठीक है। नॉर्मल मोलर मास अपॉन में एबनॉर्मल। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिग्री ऑफ एसोसिएशन, तुम्हारी बुक में अल्फा, अल्फा -1 कुछ नहीं करना उसको, सिर्फ ये दो फॉर्मूला नोट डाउन करना। एन वो है जहां पर मैंने पीछे लिखा ना KCl का N2 हो रहा है, NaCl का N2 हो रहा है, ये N वहां पर जाएगा डिसोसिएशन में। एसोसिएशन में एक डाला था, आधा हो रहा था, तो ये N हो जाएगा, राइट। अगर I की वैल्यू कैलकुलेट करके आ गई 1, मतलब ना तो वो टूट रहा है ना वो जुड़ रहा है, दैट मींस वो इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, वो क्या होगा, नॉन इलेक्ट्रोलाइट होगा। अगर आफ्टर कैलकुलेशन तुमने देखा I की वैल्यू लेस देन 1 आ गई, दैट मींस वो चीज एसोसिएट हो रही होगी, और ये I की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो वो डिसोसिएट हो रही है। तो इसका स्क्रीनशॉट लो, न्यूमेरिकल करते हैं 2-3, फिर तुम्हारे को अच्छे से क्लेरिफाई होगा कि चल क्या रहा है, ठीक है। इसका फटाफट तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए करते हैं क्वेश्चन, ठीक है। 0.5 gram KCl is dissolved in 100 gram water and the solution originally at 20 degree Celsius froze at -0.24 degree Celsius। हमने निकालना है परसेंटेज आयनाइजेशन ऑफ सॉल्ट। आयनाइजेशन मतलब या तो डिसोसिएट या एसोसिएट है। क्या मेरे पास KCl, KCl क्या करता है, डिसोसिएट करता है, मतलब KCl K प्लस और Cl नेगेटिव, दैट मींस इसका N कितना चला गया, 2 चला गया, ठीक है। 0.5 ग्राम ऑफ KCl, दिस इज सोल्यूट, सोल्यूट WB किसमें डाल रहे हैं, वाटर, है ना। जो दिया गया है उसको लिखा जाएगा। ओरिजिनली एट 20 डिग्री सेल्सियस, फ्रोज एट -0.24 डिग्री सेल्सियस, और KF दिया गया है, KF 1.86। फ्रोज हो रहे हैं, डेल TF निकाल देंगे, पानी में चेंज आ रहा है ना, सॉल्वेंट क्या है, पानी में चेंज आ रहा है। पहले पानी 0 डिग्री सेल्सियस पर फ्रीज होता था, KCl डालने पर कितने पर फ्रोज हो रहा है, इतने पर हो रहा है। पानी में डाल रहे हैं ना हम लोग, KCl को वाटर में डाल रहे हैं, तो पानी का सेल्फ फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस, बट KCl डालते साथ कितने पर हुआ, इतने पर। तो डेल TF कितना आ गया यहाँ पर, 0.24 डिग्री सेल्सियस। केल्विन में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि KF डिग्री सेल्सियस में है। अगर KF की वैल्यू केल्विन में होती ना, तब तुम केल्विन में रखते। पॉइंट ध्यान में रखना, अगर KF तुम्हारे पास डिग्री सेल्सियस में है तो डेल TF डिग्री सेल्सियस में ही रहने दो। अगर KF तुम्हारे पास केल्विन में है तब उसको चेंज करना, KF के अकॉर्डिंगली ही अपना सारा काम करना। अच्छा, अब मेरे को आयनाइजेशन निकालना है, परसेंटेज आयनाइजेशन मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन तो मेरा अगला कदम है। सबसे पहले मैं इसको लेके MB कैलकुलेट कर दूं, फ्रीजिंग पॉइंट वाला फॉर्मूला लगेगा 1000 इंटू KF WB अपॉन में डेल TF WA। कैलकुलेशन करिए जरा, 1000 KF है 1.86, WB 0.5, डेल TF आया 0.24 और
भी हुए था 100। कुछ नहीं किया बच्चों अभी तक, मैंने कोई नई चीज नहीं लगाई है। सबसे पहला अपना असूल न्यूमेरिकल करने का, सबसे पहला जो दिया गया है उसको लिखो तो सही, ठीक है। आगे देखेंगे डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या एसोसिएशन बाद में देखेंगे। पहले अपनी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वाला काम करिए, ठीक है। पहले अपनी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वाला ही काम करियो, कोई नई चीज नहीं की अपनी। अभी तक हमने डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को लेके कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ही उठाई है, समझे इस चीज को, सिर्फ और सिर्फ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। मैंने ना कैलकुलेशन करके रखी हुई है, यहां से एमडी आ रहा है 38.75। कब? जब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यूज की है, ठीक है। अब हम लोग दिमाग चलाते हैं। आयनाइजेशन मतलब मैं बात करूंगी डिसोसिएशन पे। डिसोसिएशन है या एसोसिएशन है, बेंट हॉफ फैक्टर तो निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। मैंने बोर्ड पर दो न्यूमेरिकल लिखा, दो फॉर्मूलाज लिखे थे बेंट हॉफ फैक्टर को लेके, एक ऑब्जर्व्ड और कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का, एक मोलर मास को लेके, ठीक है। अगर क्वेश्चन में कैलकुलेटिव या ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वाला फॉर्मूला कब लगाना है? जब तुम्हारे को एक्सपेरिमेंट वाली वैल्यू दी गई होगी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की, ठीक है। फिर से रिपीट, जब मुझे एक्सपेरिमेंट वाली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू दी गई होगी तब मैं कैलकुलेटेड करूंगा, ठीक है। यहां पर कोई एक्सपेरिमेंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं दी गई, मतलब वो वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा। कौन सा लगेगा? नॉर्मल मोलर मास ओवर एबनॉर्मल मोलर मास का। ये पॉइंट क्लियर है? दो फॉर्मूले उठाए जाएंगे, दोनों डिपेंड करेंगे कब लगेंगे। अगर एक्सपेरिमेंट वाली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू, एक्सपेरिमेंटली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू अगर क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में दी गई है तब तुम वो वाला लगाओगे, अदरवाइज ये वाला लगाओगे। ये वाला क्यों? क्योंकि तुम नॉर्मल कैलकुलेट कर सकते हो ना केसीएल का। केसीएल की नॉर्मल मोलर मास 39 ले लेते हैं, है ना? कितना आ रहा है? 74.5। देखा, जो बचपन में कर रहे थे वो ये था, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ने केसीएल का मोलर मास ही चेंज कर दिया। दिक्कत तो यहीं से आनी शुरू होगी। अच्छा, में केसीएल का मोलर मास तो ये है, मगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के कारण मोलर मास ये हो गया। आए कैलकुलेट कर दें, 74.5 अपॉन में 38.75 कितना आ गया? यहाँ पर कैलकुलेट करके 1.92 आ रहा है। समझे इस पॉइंट को? ये पॉइंट जरूरी है, इसको समझना जरूरी है। नॉर्मली तो हम लोग जैसे 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को फाइंड आउट किया है, 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पर न्यूमेरिकल लगाए हैं, इतना तो वही चलेगा, ठीक है, इतना तो वही चलेगा। उसके बाद अगला कदम आएगा, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं, इतना तो वही चलेगा। उसके बाद आई निकाला जाएगा। आई के 2 फॉर्मूले हैं, कौन सा फॉर्मूला कब यूज करना है वो मैंने तुम्हारे को भी बताया। फिर नॉर्मल मोलर मास तो जो बचपन वाला निकालते थे वो निकाल दिया, अपॉन में जो अभी हमने कैलकुलेट किया, आई आ गया, ठीक है। ये मैं इरेज कर दूं। आई आने के बाद केसीएल था, एसोसिएट होगा, बाहर की आवाज को थोड़ा सा इग्नोर कर देना। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला सीधा फॉर्मूला लगाया है, कोई एनसीईआरटी वाली चीज नहीं उठाई मैंने, सीधा फॉर्मूला लगाओ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ डिग्री ऑफ एसोसिएशन का, ठीक है। आई कितना आ रहा था? केसीएल का कितने में टूटा? 2 में। कितना आंसर आ गया? ठीक है, मुझे क्या निकालना था? परसेंटेज। परसेंटेज तो पता ना, अगर 0.92 है
आर इक्वल, हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पर काम कर रहे थे, ठीक है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में हमने उठाई नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। नॉन वॉलेटाइल आगे जाके दो तरह से निकले, एक निकले इलेक्ट्रोलाइट, एक निकले नॉन इलेक्ट्रोलाइट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट मतलब यूरिया, जो थ्योरी में भी वही आंसर आ रहा है, एक्सपेरिमेंट में भी वही आंसर आ रहा है। दिक्कत किसने क्रिएट की? इलेक्ट्रोलाइट ने। इलेक्ट्रोलाइट में क्या हुआ, थ्योरी में किया, न्यूमेरिकल किया, घर पर बैठ के आंसर कुछ और आया। जैसे ही हम लोग एक्सपेरिमेंट करने के आंसर बदल गया तुम्हारा मोलर मास का। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट आए दो तरह के, एक जो डिसोसिएट होंगे और दूसरे जो एसोसिएट होंगे, ठीक है। जो डिसोसिएट होंगे वो आएंगे तुम्हारे पास KCl वगैरह, एसोसिएट होंगे तो एसिटिक एसिड आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैंने बात की डिसोसिएट एक डाला था, दो निकल रहे हैं, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल में चेंज आ रहा है, ठीक है। एक डाला था, दो निकल रहे हैं। फिर डिसोसिएट में तो n बढ़ता है, एसोसिएट में घटता है, वो भी मैं तुम्हारे को फाइंड आउट करती हूँ। फिर आया वेन हॉफ फैक्टर आया। वेन हॉफ ने क्या बोला, कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है ना उनको i के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, डन। i की फॉर्मूला निकाले हमने, कभी आता नहीं है फॉर्मूला डिराइव करना नहीं आता। एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के ऊपर फॉर्मूला देखा, एक मोलर मास के ऊपर फॉर्मूला देखा। अगर मोलर मास की बात की तो नॉर्मल मोलर मास जो बचपन से निकालते थे, देन डिसोसिएशन है तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दीजिए, एसोसिएशन है तो एसोसिएशन का फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है। अब यहां से इसको इरेज करते हैं और एक चीज और समझो, इनका इंपैक्ट क्या पड़ता है हमारे पास, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेशन बढ़ेगा या घटेगा, और ऐसे ही बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा या घटेगा। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, ठीक है। अगर ये ज्यादा है, अगर नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स ज्यादा है तो तुम्हारे पास सारी की सारी रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर वो भी बढ़ जाएगा, ठीक है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट वो भी बढ़ेगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट वो भी बढ़ेगा, और लास्ट ऑस्मोटिक प्रेशर वो भी बढ़ता है। मतलब अगर नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल ज्यादा है तो तुम्हारे पास हर चीज बढ़ेगी, हर एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ेगी, ठीक है। अब अगर यही कम है तो सब चीजें कम हो जाएंगी, फाइन। एक साइड पर उठाया डिसोसिएट, ठीक है। जब डिसोसिएट हुआ तो नंबर सॉल्यूट पार्टिकल्स का बढ़ा, डिसोसिएट होने से सॉल्यूट पार्टिकल्स का नंबर बढ़ा, तो सारी चीजें ये बढ़ जाएंगी। जो बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री से 110 पर हुआ था वो 140 पर होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। जो फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री से -10 पर किया था, डिसोसिएशन डाली, वो -10 की जगह -20 पर होना शुरू हो जाएगा। सब चीजें बढ़ेंगी, गैप बढ़ता जाएगा, ठीक है। और यही बात एसोसिएशन की, एसोसिएट हुआ मतलब नंबर ऑफ सॉल्यूट घट गए, जैसे सॉल्यूट पार्टिकल्स का नंबर घट गया, गैप करेगा कम होना शुरू हो गया। जो डेल टीएफ इतना बढ़ गया था, डिसोसिएट होने में डेल टीएफ इतना बढ़ गया था, अब वो इतना रह गया, बॉइलिंग पॉइंट इतना बढ़ गया था, अब वो कम हो गया। तो ओवरऑल कंक्लूजन क्या है, जब भी तुम इलेक्ट्रोलाइट डालते हो या तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का बढ़ेगी या वो घटेगी। अगर डिसोसिएट कर रहे हो मतलब नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स अंदर डाल रहे हो, अगर नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स बढ़ रहे हैं, डालना तो एक ही है, एक डाला मगर वो दो बन के आ गए। KCl एक डाला था, एक्सपेरिमेंट
पार्टिकल्स बढ़ गए तो ये सब बढ़ गया, अगर सॉल्यूट पार्टिकल्स घट गए तो ये सब घट जाएगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, हम लोग आज की क्लास यहीं पर ही खत्म करेंगे। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्ट था, बनाना मत डिफिकल्ट प्लीज। बहुत सिंपल सा फॉर्मूलेज मैंने तुम्हारे को बताया, आज सिर्फ मैंने एक न्यूमेरिकल किया। कल हमारी सॉल्यूशंस चैप्टर की आखिरी क्लास होगी, जिसमें हम लोग बात करेंगे एजियोट्रॉप्स के बारे में। एजियोट्रॉप करने के साथ में मैं तुम्हारे को इसी के ऊपर वेंट हॉफ के ऊपर दो न्यूमेरिकल्स की और प्रैक्टिस करवाऊंगी, जो कि एनसीईआरटी की होगी। इंटेक्स्ट न्यूमेरिकल हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, आज नहीं मैं करवा रही हूँ, मैं ये चाहती हूँ कि कल की क्लास में बैठने से पहले तुम एक बार आज का और पिछला सारा रिकॉल करके आना। ठीक है, तभी आएगा, वरना अभी क्या होगा, मैं खुद ही बोर्ड पर न्यूमेरिकल करती जाऊंगी, तुम्हारे को समझ में कुछ नहीं आएगा। सो इट्स बेटर कि कल की क्लास लगाने से पहले आज की क्लास और चारों की चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को पढ़ के आना। कल इसका न्यूमेरिकल करेंगे, एजियोट्रॉप करेंगे और कुछ क्वेश्चंस में एनसीईआरटी के बैक वाले उठाऊंगी। ठीक है बच्चों, पॉजिटिवली पढ़ के बैठना नेक्स्ट क्लास के लिए। एंड यस, डू पॉजिटिवली लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। होपफुली तुम्हारे को समझ आ रहा होगा, अगर आ रहा है तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच बच्चों, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।